नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, कोरोना काल में उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए हुई वरदान साबित। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज देश भर में हुआ नीट परीक्षा का आयोजन। कोरोना के बीच विशेष सावधानियों के साथ संपन्न हुई परीक्षा। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर पहुंची 82% के करीब। आज संक्रमण के 731 नए मामले आए सामने। संसद का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। कोविड महामारी को देखते हुए किए जाएंगे विशेष इंतजाम। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। वृक्षारोपण और रक्तदान सहित कल से जागरूकता के होंगे कई कार्यक्रम। और प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से थमा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल हैं। रसोई गैस भरने के इन संयंत्रों की स्थापना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। साथियों, उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। साथियों, कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। तेल उत्खनन और खोज के काम में लगी वेदांता कंपनी अब जैसलमेर में भी तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाएगी। इसके लिए कंपनी को 417 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का ब्लॉक आवंटित किया गया है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की अनुशंसा पर कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। वेदांता इस काम पर करीब 90 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उत्पादन शुरू होने पर राज्य को तेल पर 12.5% और प्राकृतिक गैस पर 10% का राजस्व मिलेगा। देश भर के मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित हुई। कोरोना महामारी के बीच संपन्न हुई परीक्षा में देश भर से 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। 2 गज की जरूरी दूरी के साथ सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग से परीक्षार्थियों को बैठाया गया। राज्य में 269 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि वहां सावधानी के साथ संपन्न परीक्षा में परीक्षार्थियों को लेयर मास्क भी वितरित किए गए। कोरोना से बचाव के एहतियातों के बीच रविवार को उदयपुर सहित देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट संपन्न हुई। उदयपुर में 8,500 सहित देश भर में नीट की प्रवेश परीक्षा देने के लिए लगभग 15.97 लाख परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था। उदयपुर में 33 केंद्रों पर यह परीक्षा ऑफलाइन यानी पेपर पेन के माध्यम से हुई। प्रवेश परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के बाहर 2-2 गज की दूरी पर खड़े रखकर थर्मल स्कैनिंग से गुजारकर इनका तापमान लेने के बाद करीब 45 मिनट पूर्व प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों को सरकार की एडवाइजरी मुताबिक मेंटल डिटेक्टर से गुजारकर हाथ सैनिटाइजर से धुलवाने के बाद लेयर मास्क व पानी की बोतल देकर प्रवेश दिया गया। प्रवेश परीक्षा देने वालों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन व रोडवेज ने 30 अतिरिक्त बसें निःशुल्क लगाई थी। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की दर बढ़कर 82% के करीब पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,01,436 में से 82,922 मरीज ठीक हो गए हैं। लोगों में संक्रमण की जांच का काम भी लगातार चल रहा है। प्रदेश में अब तक 26,30,771 नमूनों की जांच की गई है। इस बीच राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 731 और मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 105 मामले जोधपुर के हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जोधपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज 105 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 14,917 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रदेश में सर्वाधिक नमूने जोधपुर में लिए गए हैं। यहां 3,40,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं। मंडोर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी 27 जवान संक्रमित पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर यहां फिलहाल प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। इधर प्रशासन ने आज महात्मा गांधी अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए हेल्प डेस्क शुरू की है। शहर के कई निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमितों का उपचार शुरू किया गया है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इसके अलावा जयपुर में 101, कोटा में 61, अजमेर में 50, अलवर में 45, पाली और राजसमंद में 29, नागौर और उदयपुर में 28, श्रीगंगानगर में 22, बीकानेर और चूरू में 21, डूंगरपुर में 18, झुंझुनू में 17, भीलवाड़ा में 16, दौसा, बांसवाड़ा और धौलपुर में 15, बाड़मेर में 14, करौली में 13, बूंदी में 11, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और सिरोही में 9, चित्तौड़गढ़ और जालौर में 7, बारां में 6, भरतपुर में 4 और सवाईमाधोपुर और टोंक में 3 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच देश में कोविड-19 के संक्रमण वाले मरीजों में से 78% के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी से स्वस्थ हो रहे लोगों के स्वास्थ्य लाभ और कल्याण के लिए कोविड प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण जारी रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। नियमावली में कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वस्थ हुए रोगियों को डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे और इलाज के लिए 1 सप्ताह पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से हाल ही में इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई बड़े नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र में कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है। सदनों की बैठकें 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएंगी। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आर्थिक पैकेज पर अमल की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल मई में देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के समग्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी।
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा की ओर से इस सिलसिले में कल से 20 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के समन्वयक मुकेश दाधीच ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस 17 सितंबर को वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इस दौरान 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जीवन व्रत पर बनी 70 स्लाइडों का लोकार्पण होगा। 15 तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान चलेगा एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, रक्तदान शिविर होंगे और शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर अभियान को नीचे तक पहुंचाने की योजना रचना इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान करेगी। कल हिन्दी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1953 से ये दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका भी है। प्रदेश में खरीफ की फसलों में जाते मानसून के बीच रोग बढ़ने लगा है। कृषि विभाग ने किसानों को कीट और व्याधि नियंत्रण की सलाह दी है। मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप सामने आ रहा है। वहीं दालों में येनोवेन मोजेक विषाणु के लक्षण नजर आने लगे हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक रमेश चंद्र जैन ने किसानों को विशेषज्ञों से संपर्क करने की सलाह दी है। इधर हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते तापमान के बीच बीटी कपास फसल को भारी नुकसान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पोषक तत्वों की कमी व हनुमानगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान से बीटी कपास की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। हनुमानगढ़ जिले में इस बार करीब 2 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन की बिजाई हुई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 5% फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में 10,000 हेक्टेयर में खड़ी बीटी की फसल नष्ट हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक नुकसान संग्रिया तहसील क्षेत्र में हुआ है। पौधों के पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं, जिससे टिंडे सूख गए हैं। जिले के कृषि विभाग के अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर काश्तकारों को उपयुक्त स्प्रे करने की जानकारी दे रहे हैं। लगातार बरसात होने के बाद पिछले 5 दिनों से अचानक तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पहले जहां 5 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन का अनुमान था, वहीं अब 5 से 5.5 क्विंटल प्रति बीघा ही पैदावार होगी। वहीं कई खेतों में फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तट पर कम दबाव का क्षेत्र होने से लौटते हुए मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य में मानसूनी पूर्वी हवाएं प्रभावी हो सकती हैं। 15 से 18 सितंबर के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक औसत से 9% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में 2% कम, जबकि पश्चिमी जिलों में 28% तक ज्यादा पानी बरसा है। इस बीच आज अधिकांश जिलों में सूखा रहा। इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार मानसून सत्र में अब तक प्रदेश के बांधों में 71.5% के करीब पानी आ चुका है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, कोरोना काल में उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए आज देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। कोरोना के बीच विशेष सावधानियों के साथ परीक्षा संपन्न हुई। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 82% के करीब पहुंची। आज संक्रमण के 731 नए मामले सामने आए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। कोविड महामारी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। वृक्षारोपण और रक्तदान सहित कल से जागरूकता के कई कार्यक्रम होंगे।
और प्रदेश में मानसून के कमजोर होने से बारिश का दौर थमा, मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।